हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि आज से मैं आप लोगों के लिए वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। इसमें आज हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे। क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर में आपको एक वेक्टर चैप्टर मिलेगा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो कैसे इम्पॉर्टेंट है ये हम आपको शुरू में बताते हैं पहले, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे एक एक चीज़ सारे। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि ये आप लोग का पार्ट 1 वीडियो होगा जिसमें कि वेक्टर्स के बारे में हम समझेंगे कि वेक्टर्स होता क्या है, वेक्टर और स्केलर क्या होता है। और बिहार बोर्ड एग्जाम में 2023 में अगर आप देखेंगे कि आपको कितना क्वेश्चन पूछा गया, पहले इस चीज़ से आपको आइडिया लगेगा कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि 3 टाइप से इसमें प्रश्न पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 14 को पूछा जाता है जो 1 नंबर का होता है, ठीक ना। तो जैसे आप समझ पाए होंगे कि 14 को क्वेश्चन तो 14 नंबर का ऐसे ही हो गया। शॉर्ट टाइप में 2 नंबर का होता है जिसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया था यानी कि 6 नंबर का। और लॉन्ग टाइप में एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि 5 नंबर का 4 सवाल पूछता है जिसमें कि आपको 1 सवाल तो इसी में से पकड़ लेना है, ठीक है, वेक्टर। और आसानी से भी आप पकड़ सकते हैं एक क्वेश्चन 5, यानी कि लगभग आपको 25 मार्क्स आसानी से मिल सकता है अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। तो हम आपको एकदम स्टार्टिंग से बताएंगे और फिजिक्स में भी आप थोड़ा सा यूज़ किए ही होंगे, लेकिन हम आपको शुरू से स्टार्ट से बताएंगे ताकि आपको मैथ्स में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज इसमें आपको 10.1, 2, 3 और 4 पढ़ना है, जिसमें कि एक जो है 10.1 जो है ये आपको आज ही हम आपको जब डिफिनीशन और इसके बारे में बताएंगे तो उसी में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका यहाँ से जो 2 से लेके 4 तक है ये आपका मैथ्स है, यानी इसमें आपको ज़्यादा मैथ्स यूज़ करना और इसी में से आप समझिए कि आपको 25 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको आज बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बेसिक कंसेप्ट देते हैं, उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बताते थे। ये जो आपका 3 गो टॉपिक है इसमें जो एग्ज़ाम में आता है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है जो आपको हर हाल में पढ़ना है और याद रखना है और उसको समझ के क्वेश्चन बनाने भी आना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है कि डॉट, जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, अदिश गुना आपको आना चाहिए। क्रॉस या जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, सदिश गुना आना चाहिए। और एक नया चीज़ जो ये आपके एनसीईआरटी बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी 3 गो सदिश दे ले रहेगा, उसका जो अदिश गुणनफल होता है वो कैसे निकालते हैं, उससे आपको फॉर्मूला भी पूछता है और क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। तो ये हम आपको तीनों टॉपिक बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आज आपको बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, चलिए अब यहाँ से हम आपको बेसिक कंसेप्ट पे आपको ले चलते हैं। तो सबसे पहले आप जैसा कि जानते ही हैं कि वेक्टर्स आप फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पे मैथ्स में ले चलते हैं। तो फिजिक्स में पहले जो पढ़े हैं वही चीज़ है, बस यहाँ पे मैथमेटिक्स रूप में आपको यूज़ ज़्यादा करना है, ठीक ना। तो बेसिक कंसेप्ट में आप जानते हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ किसको बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, वैसी राशि जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, है ना। तो 2 तरह की यहाँ पे आपको खास करके राशि देखने को मिलता है, वह होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, जिसको आप शॉर्ट में स्केलर बोलते हैं इसको, और इसको शॉर्ट में वेक्टर भी बोलते हैं। हिंदी तो आप समझते हैं अदिश राशि और इसको सदिश राशि या सदिश भी बोल सकते हैं और इसको अदिश बोलेंगे। एक और होता है जो टेंसर होता है, जो आप हायर क्लास में जाइएगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप 2 ही चीज समझिए, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिसको आप स्केलर बोलते हैं और एक को वेक्टर बोलते हैं। देखिए, अब रही बात की थोड़ा सा यह भी आप पहले से परिचित होंगे कि भाई अदिश राशि किसे कहते हैं। तो जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, तो उसको हम लोग अदिश राशि यानी कि स्केलर बोलते हैं। लेकिन सदिश में क्या होता है, दोनों चीज होता है, वेक्टर भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तब उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। यानी कि परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, तब उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर बोलते हैं। ये बात तो आपका बेसिक में आ गया। अब थोड़ा सा हम आपको वेक्टर लिखा कैसे जाता है या आपको देखने को कैसा मिलेगा ये आप जान लीजिए। जैसे अक्सर आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये पर कैप ना बल्कि तीर के चिन्ह के रूप में आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब आपको राइट साइड जैसा कोई न्यूमेरिकल्स लिखल रहेगा, ABCD कुछ, और उस पर आपको इस तीर का चिन्ह रहेगा, तो समझिएगा ये क्या है, वेक्टर है, इसको सदिश बोलते हैं। लेकिन सीधा सीधा A लिख दिया गया, इस पे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये जो है स्केलर है यानी कि अदिश है। एक सीधा A है तो वह
सिर्फ इसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड है 10 किलो 20 किलो 50 किलो 10 मीटर 20 मीटर ऐसे, लेकिन उस पर ऊपर से तीर का चिन्ह लगा है, इसका मतलब आप समझिएगा कि वह वेक्टर है। ठीक है, तो ए क्या है, सीधा ए रहेगा तो स्केलर यानी अदिश है, लेकिन उस पर अगर तीर का चिन्ह लग जाए तो वह वेक्टर हो जाएगा। और वेक्टर को हम लोग लिखते हैं एक डायरेक्टेड लाइन से, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि माथा पर एक तीर का चिन्ह लगा दिया है, तो ये जो है तीर का चिन्ह है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में दिष्ट रेखा। क्या बोलते हैं, दिष्ट रेखा। यानी कि जब भी हम वेक्टर को डिनोट करेंगे तो ये माथा पर तीर के चिन्ह लगा दीजिएगा, और इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन, जिसको हिंदी में दिष्ट रेखा बोलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, इसमें दो पॉइंट्स आप समझिए कि पहला पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है। जैसे ए से लेके कोई है बी गया, तो इसको हम लोग ए बी वैक्टर के नाम से जानेंगे, लेकिन यही चीज़ यहाँ पे उलट दी है। गौर से देखिए, यहाँ ए है यहाँ पे बी है, बट यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, वो इसमें क्या है कि ए से बी गया है, और इसको अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए बी से कहाँ आया है, ए की तरफ आया, तो इसको हम लोग वेक्टर बी ए बोलेंगे। ठीक है, और इसको ए बी। देखिए आपको ये जो तीर का चिन्ह है ये आपको हमेशा इसी तरह से रखना है, राइट साइड ऐसे ही, आगे गम में पीछे गम में नहीं घसका देना। ठीक है, अगर आप पीछे गम में मान लीजिए ये जा रहा है तो आपको ये देखना है, पहले पोजीशन वेक्टर मतलब पहला पॉइंट ये है और तब फाइनल पॉइंट ये है। इसको आप यहाँ पे समझ भी लीजिए कि जो शुरू में रहता है उसको इनिशियल पॉइंट, और जो लास्ट में रहता है उसको फाइनल पॉइंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में इसको प्रारंभिक बिंदु और इसको अंतिम बिंदु। तो यहाँ पर शुरू यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ बी तक गया, तो इसलिए ए बी। लेकिन इसमें देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, बी से स्टार्ट हुआ और आया कहाँ, ए तक आया, तो इसलिए इसको बी ए। देखिए बी से स्टार्ट होकर ए आया, इसलिए बी ए वेक्टर। हमेशा आपको राइट साइड ही तीर का चिन्ह देना है, लेफ्ट मत लगा दीजिएगा। ठीक ना, तो ये आपको उलटना है। जैसे मान लीजिए एक और ऐसे लिखा जाए, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं पी और क्यू। तो अभी ये वेक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको इसमें डायरेक्शन अभी नहीं दिखाई दे रहा किधर जा रहा है। तो आपको अगर डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे देंगे तो इसको हम लोग पी क्यू वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन अगर हम इधर दे देते तो उसको क्यू पी वेक्टर बोलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है। तो इसमें ये वेक्टर का सिंबल है, माथा पर लगा दिए तो, और यहाँ से यहाँ जो दूरी होता है ना, जो डिस्टेंस होगा या जिसको आप लेंथ बोलते हैं, लेंथ को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको हम आगे चल के बताएंगे। ये आप समझ गए होंगे कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल, नहीं तो ऐसे आपको लिखना होगा ए बी, जैसे पी क्यू हो गया, सी डी हो गया, ऐसे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि वेक्टर और स्केलर का परिभाषा तो आप लोग समझ गए। इस पर कुछ उदाहरण के माध्यम से भी आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, इसको हटा दीजिए भाई, देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि स्केलर का परिभाषा अगर आप चाहे बताना या लिखना तो आप कैसे लिखिएगा कि वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है वह अदिश कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, दो चार को और खुद से आप अपना आपसे भी सोच सकते हैं, जिसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तब उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। ठीक है, और वेक्टर तो आप लोग समझते हैं कि वेक्टर में जिसमें दोनों चीज़ होता है, वेक्टर में क्या होगा, देखिए कि वैसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो सदिश राशि कहलाता है, यानी सदिश कहलाता है। ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। यानी कि जैसे में आप जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, बल। किसी निश्चित दिशा में आप फोर्स लगाते हैं यानी बल लगाते हैं, तो इसमें तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, क्योंकि कितना आप बल लगा रहे हैं वो मैग्नीट्यूड हो गया, और किस दिशा में लगा रहे हैं वो आपका डायरेक्शन हो गया। वेलोसिटी यानी वेग में भी आपको दोनों चीज़ मिलता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और एक मोमेंटम संवेग, जिसको डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, एक्सेलरेशन, और दो तीन को आप खोज सकते हैं खुद से। ठीक है, जो इट से आप मार दीजिएगा इस तरह से। जिसमें दोनों हो उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक यानी मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। तो ये चीज़ आप फिजिक्स में भी थोड़ा सा पढ़े ज़रूर होंगे, यहाँ पे हम आपको एक तरह से रिवाइज करवा दिए। अब आते हैं यहाँ पे आप मैथ्स की बात करें, आगे आपको ले चलते हैं। आगे आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स यानी सदिश के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो सदिश के प्रकार में आप थोड़ा सा ये जान लीजिए। सदिश के प्रकार में ध्यान दीजिएगा। सदिश के प्रकार में पहला जो आपको वेक्टर्स पढ़ना है, जीरो वेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं। तो देखिए, जीरो वेक्टर का मतलब नाम से ही आपको पता चला होगा, शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब क्या, जिसका
मैग्नीट्यूड जो है वह जीरो होना चाहिए, यानी लेंथ उसका जीरो। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ए वेक्टर दैट हैज़ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंटर सेम, मतलब जिसका प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु अगर एक के होगा, मतलब सेम होगा, तब हम उसको शून्य वेक्टर यानी शून्य सदिश बोलेंगे, जिसको आप हिंदी में अंग्रेजी में जीरो वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट ए था और ये कहीं गया ही नहीं, बेचारा यहीं के यहीं रह गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए वेक्टर। अब देखिए जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो गया, यानी ए से स्टार्ट हुआ ए पर रह गया, तो ए सेम है। देखिए इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, तो इसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलेंगे। और इसमें भी देखिए, मान लीजिए बी पर स्टार्ट हुआ बी ए पर रह गया, बेचारा कहीं गया ही नहीं, तो इसको हम लोग बी वेक्टर बोलेंगे और इसको भी जीरो वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि देखिए प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु क्या है, सेम है। इसमें देखिए सीसी वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या जीरो वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो आएगा और दोनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, मतलब इसको सूचित कैसे करते हैं, तो जीरो पर वेक्टर आप लगा दीजिएगा, तो इसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जीरो वेक्टर आसान है, जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो आता है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसको आप यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर आपसे सवाल भी पूछता है, 2 नंबर के सवाल में भी हम आपको बताएंगे। अभी थोड़ा सा ये डिफिनीशन के तौर पे आप जान लीजिए कि यूनिट वेक्टर यानी जिसको आप मात्रक सदिश बोलते हैं। तो एक सदिश जिसका परिमाण कितना होना चाहिए, एक ही इकाई होना चाहिए, उसको मात्रक सदिश कहते हैं या कहलाता है। ए वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, यानी ऐसा सदिश जिसमें मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, एक इकाई होना चाहिए, तब उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसको आप इस तरह से मैथमेटिक्स में जब हम यूज करेंगे तो ऐसे समझिएगा कि वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। अगर कह दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर प्रश्न में लिखे रहे कहीं कि वेक्टर ए जो है वह यूनिट वेक्टर है, तब हम आराम से लिख सकते हैं कि इसका मॉडुलस यानी कि मापांक जो होगा वह कितना होगा, 1 होगा। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड जिसको आप हिंदी में परिमाण बोलते हैं। ठीक है, और परिमाण को ही एक और नाम से जानते हैं, इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, याद रखिएगा, मॉडुलस यानी जिसको आप मापांक बोलते हैं। और मॉडुलस या मापांक होता क्या है, तो एक तरह का ये लेंथ होता है। लेंथ आप समझते हैं, लेंथ मतलब जिसको आप लंबाई बोलते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स लगाएंगे, बॉल है, जैसे ये आपका ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक दिशा है ए से लेके बी तक, तो ए से बी तक ऐसे अगर तीर का चिन्ह लगाती तो वेक्टर हो गया। और इसमें एक बी का जो दूरी आएगा यानी डिस्टेंस जो होगा, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस या जिसको आप परिमाण के नाम से जानते हैं। तो मोड लगा देंगे तो वो परिमाण कहलाएगा, और सीधा सीधा ए बी वेक्टर लगा तो वेक्टर होगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ आप जरूर याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड या मॉडुलस क्या होता है, तो एक तरह का लंबाई या डिस्टेंस या दूरी होता है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ तो आपको बाद में भी फिर एक बताएंगे, पहले यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, मतलब जिसका परिमाण या मापांक या आप यहाँ से याद रखिएगा मॉडुलस जिसको बोलते हैं, 1 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। अगला देखिए, अगला जो आप लोगों को पढ़ना है वो है को इनिशियल वेक्टर्स, यानी जिसको आप हिंदी में सह आदिम सदिश बोलते हैं। ये सह आदिम नाम से भी थोड़ा सा नहीं लगता है कि अजीब टाइप का है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है, को इनिशियल, देखिए इनिशियल से ही आप परिभाषा याद रख सकते हैं, 2 अथवा 2 से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक ही हो, सह आदिम सदिश कहलाते हैं। जैसे इस बात को उदाहरण पहले अंग्रेजी में देख लिए, 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोइनिशियल वेक्टर्स इफ या हुज इनिशियल पॉइंट आर सेम, मतलब प्रारंभिक बिंदु सेम होना चाहिए। इसको पिक्चर से आप जल्दी में समझ सकते हैं। जैसे इस पिक्चर को अच्छा से देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ एक ओ ए वैक्टर इधर गया, यहीं से स्टार्ट होके ओ बी वैक्टर इधर गया, यहीं से स्टार्ट होके ओ सी वैक्टर इधर गया और यहीं से स्टार्ट होके ये आया। तो गौर से देखिए, जो आपको वैक्टर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 गो वैक्टर दिखाई दे रहा है, ये चारों वैक्टर का प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, ओ पर है, तो सबका तो प्रारंभिक बिंदु सेम है, तो हम इन सब वैक्टर को क्या कह सकते हैं, सह आदिम सदिश कह सकते हैं, यानी कि को इनिशियल वैक्टर्स बोल सकते हैं। अब ये तो आप समझ गए। अब इस पिक्चर, ये वर्ग अगर दिले, इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए इसमें से कौन सा वेक्टर है, जैसे हम इसका नाम भी दे देते हैं, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। सबका डायरेक्शन ध्यान से देखिएगा, कौन किधर गया, ये आया है इधर,
ये आया है, इधर से इधर है, और फिर देखिए यहाँ से ये इधर आया है और ये इधर से आया है। अब आपको बताना है चारों में से कौन सा को इनिशियल वेक्टर है। को इनिशियल मतलब सह आदिम, जिसका प्रारंभिक बिंदु एक के होना चाहिए। तो देखिए तुलना करते हैं, जैसे पहले इसको कंपेयर कीजिए, ये वेक्टर इधर आया, ये वेक्टर इधर आया, तो देखिए इस वेक्टर और इस वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु एक के है। देखिए यहीं से स्टार्ट होके इधर भी आया और यहीं से स्टार्ट होके इधर आया। तो इस वेक्टर ए और वेक्टर डी को, वेक्टर ए और वेक्टर डी को हम लोग सआदिम सदिश कह सकते हैं, लेकिन बी और सी को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए बी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ गया है और सी जो ई वाला वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ आया। प्रारंभिक बिंदु तो एक ना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब इसके बारे में देख लीजिए, अब इसको देख लीजिए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो नहीं है। यानी कि इसमें अगर आपसे पूछा जाता कि आप सह आदिम सदिश बताइए, तो आप क्या बोलते हैं, ये वाला डी वेक्टर और वेक्टर ए जो है वह सह आदिम सदिश यानी कि को इनिशियल वेक्टर्स, इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक के होना चाहिए, तब उसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला बात करते हैं, देखिए अगला जो है आपका कोलिनियर वेक्टर्स, यानी जिसको आप संरेख सदिश बोलते हैं। तो संरेख कब होता है, थोड़ा सा समझिए। दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर है तो वे संरेख सदिश कहलाता है। एक ही रेखा के क्या होना चाहिए, एक ही बात आप याद रखिएगा कि क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, यानी कि समांतर होना चाहिए। टू और मोर वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल टू अ सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। जो एक ही रेखा के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। बस ये चीज़ आपको मेन याद रखना है। पैरेलल अगर होगा तो उसको हम कोलिनियर बोल सकते हैं, अगर पैरेलल ना है तो कोलिनियर नहीं होगा। कोलिनियर होने का शर्त है कि वह पैरेलल होना चाहिए। जैसे इस पिक्चर को आप गौर से देखिए, इस वेक्टर ए बी, ये पी क्यू और सी डी, ये तीनों जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है एक दूसरे के ही क्या है, पैरेलल है। यानी कि पैरेलल अगर है, पैरेलल मतलब जिसको आप समांतर बोलते हैं, अगर समांतर है तो हम इन सब वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं। और हाँ एक चीज़, इसका डायरेक्शन इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है, आप इसको उलट के भी लिख दे। मान लें कि यहाँ पे आपका नाम दे दिया जाए ए बी, ये अगर डायरेक्शन उल्टा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन उल्टा सीधा सब चलेगा, बस खाली वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तब हम उसको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संरेख सदिश, संरेख सदिश बोल सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। याद रखिए, एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि संरेख सदिश कब कहेंगे, जो वह एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपसे सवाल कभी ऐसे पूछेगा, ये एक स्क्वायर है, वर्ग है, स्क्वायर है मतलब वर्ग है, और इसमें आपसे हमको पूछ दे कि बताइए इसमें संरेख कौन सा है। तो संरेख अगर हम आपसे पूछे, नाम दे देते हैं, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। आप बताइए इसमें संरेख कौन कौन है। तो गौर से देखिए, संरेख तो देखिए, संरेख होने के लिए पहले पैरेलल होना चाहिए। अगर वर्ग है तो चारों भुजा एक दूसरे के पैरेलल होता है, मतलब ये सामने सामने पैरेलल तो होगा ही होगा। तो ये जो है इसके पैरेलल है, या डायरेक्शन इधर आए, इधर, और अच्छी बात है कि इधर आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल तो है, तो आप ए एंड सी को बोल सकते हैं कि क्या है, कोलिनियर है। और इस बी और सी को भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए बी और सी भी तो एक दूसरे के पैरेलल है, तो बी एंड सी को भी आप बी और डी को भी आप बोल सकते हैं कि वह कोलिनियर वेक्टर है, यानी संरेखा। और हाँ, इसका दिशा अगर मान लीजिए इधर आ रहा है, इधर भी आता है ना, इसको उलट भी रहता है, जैसे ऐसे है एक ऐसे है, तैयो हम इसको कोलिनियर बोल सकते हैं, बशर्ते कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, बाद में आपको ले चलेंगे। उसके पहले अब आप पहले ही समझिए इक्वल वेक्टर्स। कौन सा, इक्वल वेक्टर्स क्या होता है। देखिए इक्वल वेक्टर्स मतलब जिसको आप समान सदिश बोलते हैं। तो समान सदिश क्या होता है, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण, ध्यान से देखिएगा, परिमाण एवं दिशा दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे समान की बात किया, मतलब परिमाण भी सेम होना चाहिए और दिशा भी सेम होना चाहिए, तब उसको हम लोग इक्वल बोलेंगे। जैसे अंग्रेजी में टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी जो है आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इक्वल, यानी कि मैग्नीट्यूड भी उसका इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए, तब हम उसको इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे उदाहरण पे समझिए, मान लीजिए ये आपका ए बी वेक्टर है और ये आपका नाम दे दीजिए इसको ए, और गौर से देखिए यहाँ से आपका यहाँ से पी क्यू वेक्टर नाम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आप कब कहिएगा, जब ये दोनों का पहले यहाँ से यहाँ जितना दूर ये गया है उतना ही दूर यही होना चाहिए, मतलब दोनों का लेंथ पहले बराबर होना चाहिए, इसका दोनों का मोड बराबर होना चाहिए, मोड कहने का मतलब परिमाण बराबर होना चाहिए, और जिस डायरेक्शन में ये गया है उसी डायरेक्शन में ये जाना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों सेम है,
तब हम उसको इक्वल बोलेंगे, और इक्वल को हम लोग ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि एक डायरेक्शन इधर जा रहा है और ये डायरेक्शन उलट जाता, इधर आ जाता, जैसे यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं बउआ वाला छोटा सा, ये वेक्टर इधर जा रहा था, ये बेचारा इधर आ गया। दोनों वेक्टर है उतना ही दूरी का, जैसे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दोनों का सेम है, बट एक डायरेक्शन इधर आ रहा है, एक डायरेक्शन इधर आ रहा है, तो ऐसे वेक्टर को आप इक्वल नहीं बोलिएगा। इक्वल होने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ए बराबर नहीं है बी। तो दोनों बराबर होने के लिए आप जरूर कंडीशन अच्छा से याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। तो इक्वल वेक्टर समझ में आ गया है। अब हम आपको ले चलते हैं, देखिए आपको लास्ट ये जो टॉपिक एक सीखना है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, जिसको आप बोलते हैं ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश क्या होता है, एक सदिश जिसका परिमाण जो है समान हो, मतलब ऐसा एक सदिश या दो सदिश आप ले सकते हैं, क्योंकि दो से ही कंपेयर होगा। दो सदिश ऐसा होगा जिसका परिमाण सेम होगा, लेकिन परंतु दिशा एक दूसरे के क्या होगा, तो विपरीत होगा, तब उसको हम लोग ऋणात्मक सदिश बोलेंगे। इसको पिक्चर देखिए, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड आर सेम, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन आर अपोजिट टू वन अनदर, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट कहने का मतलब इसको पिक्चर से समझिए। जैसे देखिए यहाँ से ए से लेके कोई बी वेक्टर गया तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ए बी वेक्टर बोलेंगे। लेकिन यही चीज़ गौर से देखिए, बी से लेके ए आया तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको बी ए वेक्टर बोलेंगे। ऐसे अभी जस्ट आपको शुरू में ही बताया कि जो जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको पहले लिखिए, जहाँ खत्म हुआ उसको बाद में, उस पर माथा पर इसे तीर लगा दीजिए। तो इसमें देखिए ए से स्टार्ट नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ से, बी से, तो बी से ए आया, इसीलिए बी ए वेक्टर, और माथा पर तो ये आपको लगाना ही है। तो अभी दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या, पहले देखिए दोनों का परिमाण तो सेम है। क्यों परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि जितना ए से बी कहने का मतलब दोनों का लेंथ तो बराबर है ना, तो परिमाण बराबर है। लेकिन दिशा देखिए, दिशा एगो भाई जो इन्ने जा रहा है, एगो उन्ने जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, दिशा में विपरीत है। तो विपरीत है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि दोनों एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर है। और निगेटिव वेक्टर है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर बराबर माइनस बी ए वेक्टर। यानी कि अगर ए बी और बी ए में आपको रिलेशन फरियाना हो तो एक में माइनस आप कोई में लगा दे, माइनस इधर लगाइए चाहे माइनस इधर लगाइए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। हाँ, लेंथ में बराबर है बट डायरेक्शन में विपरीत है, इसलिए आपको निगेटिव साइन लगाना होगा। जैसे पी क्यू की बात करें, पी से क्यू है, एगो क्यू से पी आया, अगर दोनों वेक्टर में हम रिलेशन फरियाना चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये आपका पी क्यू वेक्टर है और इसको हम लिखे तक क्यू से पी गया, इसको हम क्यू पी वेक्टर बोलेंगे। तो दोनों एक दूसरे का इक्वल तो है नहीं, क्योंकि अपोजिट है, इसलिए अगर इक्वल करना हो तो इसमें हम क्या लगाएंगे, माइनस, यानी कि दोनों एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए एक और हम आपको बता देते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे डी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी डी वैक्टर। और यही चीज़ अगर यहीं से है, जैसे ऐसे ही पिक्चर था, सी से डी गया, यही है बट ये लेकिन इधर आ गया सी और डी। अब बताइए ये तो डी सी हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, डी सी वैक्टर। तो दोनों इक्वल है, नहीं है, क्योंकि दोनों साइड अपोजिट हो गया, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखिएगा, सी डी बराबर माइनस डी सी वैक्टर, ऐसे इस तरह से। ठीक है, अपोजिट में याद रखिएगा निगेटिव के बराबर होता है। तो कभी भी आपको लिखना पड़ जाए, अगर मान लीजिए कि हमको लिखना है एम एन वैक्टर, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एन एम वैक्टर, उलट के आप लिख सकते हैं। क्लियर है। और जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना पड़ जाए कहीं पे, एक अपना मन से ऐसे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आर एस वैक्टर आपको लिखना है और इसको हम निगेटिव में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, माइनस, इसको उलट देंगे तो एस आर वैक्टर, ऐसे। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा, परिमाण दोनों का सेम होता है बट डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे का विपरीत होता है। तो ये चीज़ हम आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं, एक से 2 मिनट में आपको जल्दी में बात समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आपको 10.1 का क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा देंगे। पहले हम आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह का होता है, स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, उसको स्केलर, और जिसमें दोनों होता है उसको वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर में आप याद रखिएगा, इसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर तीर का चिन्ह लगा है तो वेक्टर है, ना लगा है तो वह स्केलर है, यानी कि अदिश है। जब भी स्टार्ट करते हैं तो एक प्रारंभिक बिंदु होता है, एक अंतिम बिंदु होता है, और ए बी पर माथा पर तीर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आपको बताया कि वेक्टर क्या है, स्केलर वेक्टर, ये वेक्टर क्या है, ये स्केलर क्या है, इसका परिभाषा, 2-4 गो उदाहरण। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम आपको बताया कि भाई जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसके बाद कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, और यहाँ पे एक बताया इक्वल वेक्टर्स, और लास्ट में हम आपको बताए हैं निगेटिव वेक्टर।
ठीक है। तो ये चीज़ आप जान गए, अगर इतना आप चीज़ जान गए तो आपका 10.1 जो है आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम आपको 5 से 7 मिनट में आपको सारा सवाल कंप्लीट करवा देते हैं। एक बार सब लोग अपने अपने साथ बुक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बुक देखे हुए रहेगा तो आपको सबसे ज़्यादा आइडिया लगेगा। देखिए एक बार बुक देखिए 10.1, ये हिंदी में है, आप उसके लिए टेंशन न लीजिए, हम इंग्लिश में भी लिख के आपको दिखाएंगे। देखिए आपको प्रश्नावली 10.1 अगर आप देखिएगा तो ये एग्ज़ाम के दृष्टि से नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि जो अभी आप पढ़ें उसका फ़ायदा आपको यहीं पे पता चलेगा। आपको ये करना है, उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख निरूपित करना है। बस आपको ड्रॉ करके बता देना है कि 30 डिग्री पूरब में उत्तर से पूरब लाना है और 40 किलोमीटर है दूर, ठीक है। और कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, मैं आपको सब ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, 5 गो है, बस आप जल्दी में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं, ये देखिए। तो एनसीईआरटी आपका 10.1 है, उसका सॉल्यूशन ही देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आप अंग्रेजी में देखिए थोड़ा सा ध्यान से। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर एंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिए हिंदी में भी आप समझिएगा इसको थोड़ा सा ध्यान से, कि आपको उत्तर से, तो सबसे पहले आप इस चीज़ से परिचित होंगे, ये डायरेक्शन तो आपको आता होगा। देखिए डायरेक्शन थोड़ा सा ऐसे बनाने आप जानते हैं, इसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, ऊपर में नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है। ईस्ट मतलब होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ठीक है, इधर पश्चिम होता है, इधर आपका उत्तर होता है और इधर आपका दक्षिण बोलते हैं, ऐसा ही ना होता है, ठीक है। ये उत्तर पूरा पश्चिम आप जानते ही हैं। और इधर अगर मान लीजिए ई डायरेक्शन में जाएंगे बीच में, तो इसको हम ईस्ट नॉर्थ बोलेंगे। और इधर आएंगे तो आप इस दोनों के बीच में होता है तो दोनों बोलते हैं, इसके बीच में आता है तो दोनों बोलते हैं, इसके बीच में आता है तो दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या कर रहा है, उत्तर से आपको 30 डिग्री पूरब में जाना है, मतलब इधर से आपको झुक के 30 डिग्री लाना है। तो देखिए बीच में जाएंगे तो 45 हो जाएगा, 30 करने का मतलब थोड़ा सा ऊपर में ही ऐसे जाइएगा। और ये कै किलोमीटर जाना है, तो 40 किलोमीटर यहाँ से दूर भागना है। और कै डिग्री कोण बनाते हुए, तो आपको 30 डिग्री कोण बनाते हुए, यही आपका पिक्चर हो गया। ये तो आपको ग्राफिकली दिखाना था, याद रखिएगा कहाँ से आना है, ये डायरेक्शन आप जरूर दीजिएगा। ऐसे देखिए किधर से आया है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आया है, क्योंकि आपसे देखिए कह रहा था उत्तर से 30 डिग्री पूरब, अंग्रेजी में देख लीजिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपको, यही आपका एक समझिए कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। बस इतना ही आपको करना था पहला सवाल में, जो बुआ वाला सवाल था, बस आप डायरेक्शन जानते हैं कि कौन किधर होता है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल में हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं दूसरा सवाल। देखिए निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध करना है। इसमें कौन सदिश है और कौन अदिश है ये आपको बताना है, ठीक है। तो हिंदी वाला किताब है तो हिंदी वाला देख लीजिए, अंग्रेजी वाला है तो अंग्रेजी वाला देखिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये आप पहले क्वेश्चन को देखिए, क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर, यानी वेक्टर है कि स्केलर है, आपको सोचकर बताना है। और सोचना क्या, आप पहले से हमें लगता है जानते ही हैं। 10 केजी में क्या होता है, दोनों चीज़ होता है या एक ही चीज़ होता है। तो देखिए 10 केजी क्या होता है, एक जनरल सा परिमाण होता है। तो ये एक तरह का अदिश राशि है, इसको क्या बोलते हैं, अदिश, यानी कि जिसको आप स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदिश राशि है जिसको स्केलर बोलेंगे, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ नहीं होता है। इसमें डायरेक्शन कहाँ से लगेगा, 10 किलो, तो 10 किलो वजन हो गया, तो इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता है। लेकिन दूसरा सवाल की बात करते हैं, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, इसको हिंदी में देखिए क्या कह रहा है, 2 मीटर उत्तर पश्चिम। आप बताइए 2 मीटर उत्तर पश्चिम, तो ऐसे आप डायरेक्शन बनाइएगा, यहाँ पे ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, क्या हम लिख दिए भाई, ईस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, वेस्ट, और ये होता है साइड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब ये क्या कहा है, देखिएगा गौर से, कहा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम क्या है, देखिए उत्तरी है और पश्चिमी है, तो इधर जाना, ये इधर, तो ये डायरेक्शन में आपको देख रहे हैं ना, उत्तर पश्चिम ऐसे बोलते हैं। तो उत्तर पश्चिमी 2 मीटर गया है, तो लेकिन तो बताइए कितना मीटर, तो 2 मीटर, लेकिन किधर, डायरेक्शन भी तो दे रहा है कि इधर, यानी कि डायरेक्शन भी बता रहा है और परिमाण भी दे रहा है, तो दोनों चीज़ है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग वेक्टर बोल सकते हैं। वेक्टर यानी कि इसको सदिश बोलेंगे। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है, यानी क्लासीफाई करना है आपको कि इसमें कौन सदिश है और कौन अदिश है, आपको लिख के बता देना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न पर आते हैं, 40 डिग्री बताइए। तो 40 डिग्री में क्या है, दोनों चीज़ तो होगा नहीं, क्योंकि सीधा सीधा ही परिमाण है, कै डिग्री बाई टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर नहीं पता चलता। 40 डिग्री आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसी तरह से आप टेम्परेचर, इसमें तो कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग स्केलर बोलेंगे। स्केलर मतलब जिसको आप अदिश बोलते हैं, क्लियर है, बस आपको ये कर सकते हैं। उसके बाद 40 वाट,
तो ये तो वोल्टेज हो गया ना 40 वाट, इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत होता है क्या? 40 वाट में कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होता है, तो ये भी आपका स्केलर है। स्केलर मतलब अदिश राशि, ठीक है, ये आपको क्लासीफाई करना है। 5वां नंबर सवाल देखिए, 10 के पावर -19 कूलम। तो ये आप जानते हैं कि ये चार्ज है, और चार्ज यानी कि चार्ज आवेश जिसको बोलते हैं। तो आवेश क्या होता है, इसमें डायरेक्शन की क्या कोई ज़रूरत होता है? नहीं होता। तो ये सीधा सीधा क्या है, स्केलर है। क्या है? स्केलर यानी कि अदिश है। ये कौन राशि है? अदिश राशि। क्लियर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक, अब ये समझिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। 6ठा नंबर, गौर से देखिए, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आप जानते हैं कि त्वरण का होता है। त्वरण मतलब जिसको आप एक्सिलरेशन बोलते हैं। एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन में क्या होता है, आपको हम शुरू में भी बताए थे कि एक्सिलरेशन जो होता है यानी त्वरण जो होता है, दोनों चीज़ लेता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो इसीलिए आप जानते हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये जो यूनिट है आपको याद होगा कि त्वरण का होता है यानी एक्सेलरेशन का। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब कि यह सदिश राशि। समझ में आया? तो बस आपको ये बताना था। पहला जो आपका आंसर में लिखिएगा तो अदिश है, दूसरा में लिखिएगा सदिश है, तीसरा में अदिश, यह भी अदिश, यह भी अदिश और ये सदिश है। ठीक है, तो 2 सदिश है, आप याद रखिएगा, दूसरा नंबर और 6ठा नंबर, बाकी सब अदिश है। अब तीसरा जो सवाल है सेम पैटर्न का सवाल है, देखिए एक बार ध्यान से। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अंग्रेजी में, हिंदी में देखिए, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। यह भी आपका सिंपल सा सवाल है। समय कालांश, देखिए टाइम पीरियड जिसको आप बोलते हैं, समय कालांश क्या होता है, एक तरह का समय होता है। जैसे कोई क्रिकेट विकेट मैच होता है तो उसका टाइम पीरियड होता है कि आपको इतना देर, 3 घंटा 2 घंटा, या आपका एग्ज़ाम भी होता है तो उसका टाइम होता है, उसका डायरेक्शन कोई नहीं होता, दिशा नहीं होता। तो ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब अदिश है। क्लियर है, यह भी क्या है, एक अदिश राशि है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, जिसको आप दूरी बोलते हैं। तो दूरी आप जानते हैं कि दूरी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी स्केलर बोलते हैं। इसको सदिश मत बोल दीजिएगा, ठीक ना। यह भी आपका क्या होता है, अदिश होता है, क्योंकि दूरी तो किधर भी जा सकता है, घूम फिर के इशू जा सकता है। तो ये डायरेक्शन तो होता नहीं है, 10 मेयर वाला डायरेक्शन नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब फोर्स, फोर्स मतलब जिसको आप बॉल बोलते हैं। तो बॉल तो आप सब जानते हैं कि यह वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब कि सदिश राशि। ठीक है, वेक्टर में तो फोर्स में तो दोनों चीज़ होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। वेलोसिटी, अभी आप जानते हैं कि वेलोसिटी को वेग बोलते हैं ना। अब वेग भी क्या होता है, ये अभी आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर यानी कि सदिश। ठीक है, उसके बाद एक जो आपका बचता है वर्क डन, यानी कि इसको बोलते हैं वर्क डन, मतलब क्या होता है, कार्य। ठीक है, और कार्य में बताइए, कार्य में कोई दिशा होगा, कार्य में तो दिशा नहीं होगा, तो ये आपका स्केलर होगा। स्केलर मतलब अदिश राशि। ठीक है, ये क्या है, ऐसे, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता। तो यही फोर्स रहेगा। फोर्स रहेगा तो देखिए बल यहाँ पर होगा, लेकिन कार्य में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर राशि है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। और उम्मीद है आपको ये तीसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। 2 प्रश्न और है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए गौर से देखिएगा, पहले आपको हम पिक्चर दिखा देते हैं। तीसरा नंबर सवाल आप अपने बुक से देखिएगा एक बार जरूर। 10.6 में एक क्या है, एक वर्ग है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है। और निम्नलिखित सदिशों को पहचानना है कि सआदिम सदिश इसमें कौन है, समान सदिश कौन है, और संरेख लेकिन असमान कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको पिक्चर है, इसी के मदद से आपको इसका आंसर देना है। चलिए हम आपको इसको पिक्चर यहाँ पे बनाते हैं, इसके माध्यम से आप जल्दी में समझ पाएंगे। जैसे देखिए ये आपका पिक्चर है, डायरेक्शन आपको और से देख लीजिए, ये आ रहा है, देखिए ये यहाँ से इधर आ रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, ये देखिए ये इधर, देखिए गौर से देखिएगा, ये इधर जा रहा था, ठीक ना, ये इधर, लेकिन ये इधर आया है, इधर गम ऐसे। ठीक है, एक बार डायरेक्शन जरूर देख लीजिए। और यहाँ से एक यही से आया। क्लियर है, अब इसके मदद से आपको बताना है, पहला कोनिशियल कौन है, मतलब सहादिम कौन है, इक्वल कौन है यानी समान कौन है, और तीसरा जो बताना है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, मतलब संरेख होना चाहिए लेकिन समान नहीं। समान नहीं मतलब असमान, जिसको आप बोल सकते हैं। तो आप सोच कर इसको खुद से भी बता सकते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। देखिए कोइनिशियल में हम आपको बताए थे, जिसका प्रारंभिक बिंदु एक के होता है उसको कोइनिशियल यानी सआदिम सदिश कहते हैं, जो एक ही जगह से जाता हो। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस वेक्टर को गौर से देखिए, ये वेक्टर ए और वेक्टर डी दोनों एक के जगह से गया है। देखिए यहाँ से ही गया इधर और यहीं से इधर आया, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग कोइनिशियल बोलेंगे। यानी इसमें आपका आंसर जो आएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर डी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोइनिशियल बोल सकते हैं।
ठीक है। दूसरा कह रहा है इक्वल, आप बताइए। तो इक्वल में आपको परिभाषा में आपको शुरू में बताया, इक्वल का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो देखिएगा, तो सबसे पहले ये देखिए, इस ए और डी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बेचारा इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, तो बातें खत्म। इसको देखिए, डी को और बी को देखिए, आप गौर से देखिए, डी इधर से इधर जा रहा है, बी भी इधर से इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के सेम तो है, ये लंबाई में भी सेम है क्योंकि ये वर्ग है। क्या है, वर्ग मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर है तो जितना दूरी है उतना ही दूर नहीं होगा, लंबाई जानते कि चारों भुजा बराबर होता है। तो इसका डायरेक्शन भी देखिए सेम है, देखिए इधर आ रहा है, इधर ये भी इधर आ रहा है, जितना है उतना ही है। इसका मतलब बी और डी को आप क्या कह सकते हैं, बी एंड डी को आप इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि बी बराबर डी है। क्यों, क्योंकि देखिए इसका डायरेक्शन इधर आ रहा है, इसका भी डायरेक्शन इधर आ रहा है, दोनों का लेंथ भी तो बराबर ही है। अब बताइए कि वेक्टर ए और वेक्टर सी को हम इक्वल बोल सकते हैं कि नहीं। सोचिए, इधर ई भाई जो इधर आ रहा है, ई भाई जो हियाँ से इधर आया है, तो क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? नहीं, दोनों एक दूसरे का विपरीत है, तो इसलिए इसको हम लोग इक्वल नहीं बोलेंगे। तो अगला सवाल आपसे यही पूछा है क्या, कि कोलिनियर होना चाहिए लेकिन नॉट इक्वल। तो ये तो आपको समझ में इसी आ गया होगा कि ये तो भाई जो है जो नॉट इक्वल है, ए और सी ये नॉट इक्वल है क्योंकि दोनों का विपरीत है। और हाँ, कोलिनियर तो है क्योंकि हमको आपको बताया थे कोलिनियर होने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होता है, वो आपका पैरेलल होना चाहिए। तो बताइए चारों भुज इस सामना सामनी पैरेलल है कि ना, तो पैरेलल तो है ही है, तो यानी कोलिनियर है। ऐसे भी इक्वल तो नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर सी जो है वह कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। तो आपका आंसर में क्या क्या लिखेगा, पहला में आंसर आएगा ए और डी, दूसरा में आंसर आएगा बी और डी, मतलब बी बराबर डी है, और तीसरा में आपका ए और सी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा एक बार। और लास्ट का जो आपका क्वेश्चन है उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। निम्नलिखित का उत्तर सत्य या अथवा असत्य के रूप में देना है। जैसे वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख है, ये आपको बताना है कि सत्य असत्य। दो संरेख सदिश का परिमाण सदैव समान होता है, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। ये आपको कंडीशन दिए हुए हैं, आप एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा पहले अपने बुक से ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। देखिए पहला सवाल, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स देना है। पहला सवाल आपको क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर, देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, माइनस वेक्टर ए और ई प्लस है, आर कोलिनियर। तो आप याद कीजिए, अभी हम आपको जस्ट बताए थे कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे का पैरेलल हो। ठीक है, तो वेक्टर ए मान लीजिए वेक्टर ए है और ये माइनस है, तो माइनस का क्या मतलब हम आपको शुरू में आते आते बताया, माइनस का मतलब होता है अपोजिट। ये बाई जो इधर जा रहा है तो ई वाला बेचारा उलट जाएगा, इधर जा रहा है इधर आ जाएगा, डायरेक्शन उलट जाता है तो उसको निगेटिव वेक्टर बोलते हैं, माइनस लगा दिया था। अगर ये बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, क्योंकि दोनों वेक्टर तो सेम है ना, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है, इधर आ रहा है वो इधर आ रहा है, तो पैरेलल तो हो गए, कोलिनियर तो है ही, तो कोलिनियर तो है, ये आपका ट्रू है, इसको आप ट्रू बोल सकते हैं। ट्रू मतलब सत्य, हाँ ये बात सत्य है। पहला आंसर में क्या लिखेगा, ट्रू यानी कि सत्य है। दूसरा सवाल देखिएगा, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये तो नहीं समझने वाली बात है। देखिए दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तो बताइए संरेख सदिश में हम आपको क्या बताए थे, परिमाण से कोई लेना देना है क्या, बताइए। टू कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, कोलिनियर होने के लिए पैरेलल होना चाहिए। कन्हू ऐसे भी हो सकता है, छोटा भी रहेगा तो यूँ हम कह सकते हैं इसको पैरेलल। क्यों, क्योंकि कोलिनियर कह सकते हैं क्योंकि बस ये पैरेलल होना चाहिए। अगर पैरेलल है तो कोलिनियर है, इसका लेंथ से हमको कोई लेना देना नहीं, ये उलट भी जाएगा इधर भी आएगा तो भी हम कह सकते हैं कि कोलिनियर है, क्योंकि हमको सिर्फ पैरेलल चाहिए। पैरेलल छोटा रहे बड़ा रहे डायरेक्शन उल्टा रहे सीधा रहे उसे कोई लेना देना, पैरेलल है तो कोलिनियर है। तो ये क्या कर रहा है, टू कोलिनियर अगर वेक्टर मान लीजिए कोलिनियर वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और कह रहा है हमेशा, ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है मैग्नीट्यूड। क्या ये दोनों का परिमाण आपको बराबर दिखाई दे रहा है, बताइए। तो ये इतना फीट 4 फीट के इतनी डबल है तो 6 फीट के मान लीजिए, तो क्या दोनों का परिमाण बराबर है, नहीं है। तो ये गलत बात है, हमेशा नहीं होता। हाँ कभी कभी बराबर हो सकता है, मान लीजिए ऐसे लेंगे इसका, देखिए ये कोलिनियर है उल्टल है तो ये ठीक है, लेकिन दोनों का लेंथ बराबर भी हो सकता है और बराबर 9 भी हो सकता है, तो दोनों चांस बनता है। इसलिए ये बात जो ऑलवेज लगा दिया है, यानी कि यहाँ पे जो भाई जो कह दिया था हम सदैव मतलब हमेशा, यही गलत हो गया। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स बात है। फॉल्स मतलब असत्य है।
ठीक है, ये सत्य असत्य टाइप से सवाल पूछता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए तीसरा कह रहा है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मतलब दो ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको कोलिनियर बोलेंगे। अब फिर यही उल्टा वाला बात ही तनिक घुमा फिरा के लड़का के कंफ्यूज करता है। देखिए समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। अब सबसे पहला बात कि भाई संरेख कब होता है, तो पैरेलल होना चाहिए। हमारा समान परिमाण से थोड़े ना लेना देना होता है। बताइए, ये गौर से देखिएगा, इसको थोड़ा सा देखिए पहले। ये मान लीजिए वर्ग है, इससे आप जल्दी में समझिएगा, ये एक वर्ग है, ठीक है, और ये वेक्टर ये इसे जा रहा है और एगो ई वेक्टर। हम आपको से कहें ई वेक्टर ए और ई वेक्टर बी है। बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है इसको आप कोलिनियर कह सकते हैं क्या? लेकिन परिमाण तो आप जानते हैं कि वर्ग है ही, तब वर्ग है तो ये जय फिट के ही है तय फिट के ही होगा, क्योंकि चारों भुजा बराबर होता है। तो बताइए परिमाण तो ये दोनों को बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये कोलिनियर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मतलब दो गो वेक्टर है जिसका परिमाण समान है तो उसको कोलिनियर कहेंगे? नहीं कहेंगे, ये गलत बात है, यानी कि फॉल्स है, ये गलत है, असत्य बात है। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए एक बार कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, नहीं होते हैं। संरेख होने के लिए वो पैरेलल होना चाहिए, परिमाण बराबर होने से संरेख नहीं होता है। समझ में आ गया? लास्ट जो आपका क्वेश्चन है इसी में देखिएगा, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। गौर से देखिए, टू कोलिनियर, इस बार कोलिनियर वेक्टर्स कह रहा है जिसका परिमाण भी क्या है? सेम है, तो इसको इक्वल बोलेंगे। अब आप याद कीजिए कि इक्वल होने के लिए हम आपको क्या बताए थे? दोनों चीज़ सेम होना चाहिए था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों ऐसे बोले थे। तो यहाँ पे तो ये कहा है कि मैग्नीट्यूड सेम है और कोलिनियर कह दिया, तो कोलिनियर में तो उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। ऐसे मैग्नीट्यूड तो सेम का, ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम लेते हैं। कोलिनियर तो इसको भी बोल सकते हैं, गौर से देखिए, इसको भी आप कोलिनियर बोल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम है, कोलिनियर है, तो इसको तो इक्वल हम बोल देंगे तनका देर के लिए, क्योंकि ये हैविंग सेम मैग्नीट्यूड कह रहा है, ठीक है, और कोलिनियर कह रहा है, तो ऐसा तो चलेगा। लेकिन क्या ये जरूरी है कि ऐसा ही पिक्चर बनाए? हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको भी तो कोलिनियर कहेंगे। देखिए कोलिनियर है, कोलिनियर कह रहा है, और हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, उल्टल है दोनों एक दूसरे के, तो ये कोलिनियर है और मैग्नीट्यूड भी बराबर। तो क्या ये इक्वल है? तो ये इक्वल नहीं है, बट ये इक्वल है। तो जब बताइए क्या जो कह रहा है, सुनिए इसके ध्यान से, कि समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये डाउट वाला बात हो गया। कंफर्म परिभाषा तो क्लियर नहीं कर रहा है, क्योंकि समान सदिश में हम आपको बताए थे परिमाण एवं दिशा समान होना चाहिए, लेकिन ये भाई जो तो दूसरे दुनिया में बुगा रहा है। इसका मतलब ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये आप क्या कहिएगा? फॉल्स है, यानी असत्य। ठीक है, ये था आप लोगों का एक्सरसाइज। इस तरह से आपका यही 4-5 को सवाल था जो आप आसानी से डील कर सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 10.1 का प्रश्न भी समझ में आ गया होगा और पूरा टाइप अच्छा से भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को फिनिश कर यही हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आप लोगों का पार्ट 2 जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे, पार्ट 2 जो वीडियो होगा उसमें हम आपको 10.2 के बारे में जो टॉपिक पहले पढ़ना उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हम आपको एक्सरसाइज पर ले चलेंगे, जो कल आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक सर ज़रूर करिएगा।